हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 के नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि अंकुरित परागकण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं, जो हमने आसानी से समझा। उसके पश्चात इससे पिछली वाली वीडियो में हमने परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन किया कि परागकण का निर्माण कहाँ पे होता है। जैसे ही हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ी तो हमें पता चला कि परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। अब हम बात करते हैं कि परागकण क्या नर युग्मोद्भिद ही होते हैं। चलो आज हम उसे अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझते हैं, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें। तो चलते हम बात करते हैं नर युग्मोद्भिद क्या होता है। नर युग्मोद्भिद जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि अंकुरित परागकण ही, जब परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो अंकुरित परागकण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं कि नर युग्मोद्भिद की संरचना हमें अंकुरण के पश्चात कैसी दिखाई देगी। अंकुरित कौन होंगे? परागकण। परागकणों का निर्माण कहाँ पे हुआ था? लघु बीजाणुधानी में। जब लघु बीजाणुधानी में परागकण निर्मित हो जाते हैं और परागकोश से बाहर निकल आते हैं तथा अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तब उनका अंकुरण प्रारंभ होता है। और अंकुरण प्रारंभ होने पर किस रूप में वो नजर आते हैं? अंकुरित परागकण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। इसको हम अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझ पाएंगे। तो मैं क्या बताता हूँ, आवर्त बीजी पादपों में अगुणित लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? परागकण ही नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिकीय अवस्था होती है। अर्थात अंकुरण के पश्चात ही नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं अंकुरित नलिका युक्त परागकणों को ही नर युग्मोद्भिद कहते हैं। तो आपने नोट किया होगा, अंकुरित नलिका युक्त परागकणों को ही नर युग्मोद्भिद कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसका परिवर्धन, कि उसका परिवर्धन कैसे होता है, उसका अंकुरण कैसे होता है। तो क्यों ना हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं, परागकणों को अंकुरित करके देखते हैं कि परागकण कैसे अंकुरित होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी पुष्प लेते हैं। अच्छा, तो गुलाब का ही रहेगा, गुलाब के परागकण हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो कोई भी पुष्प हम लेते हैं, मैं गुलाब का फूल बनाता हूँ यहाँ पे। हमने कोई भी गुलाब का फूल लिया, उस पर गुलाब के फूलों पे परागकण हमें आसानी से नज़र आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर हम एक कांच की स्लाइड लेते हैं। कांच की स्लाइड ली, ठीक है। कांच के स्लाइड पर गुलाब के फूल को ऐसे झटकाते हैं, हिलाते हैं। हिलाएंगे तो छोटे छोटे परागकण इस पर गिर जाएंगे। फूलों को ऐसे झटकाएंगे स्लाइड पर तो हमें परागकण प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारे परागकण हो गए। अब क्या करते हैं, अब इस पर हम थोड़ी सी बूंद शर्करा विलयन की डालते हैं। कोई भी शर्करा या स्टार्च विलयन को इस पर डालते हैं। एक बूंद मान लो मैंने शर्करा विलयन इस पर डाल दिया। अब क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात इस स्लाइड को ले जाकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो हमारा ये परागकण था, जिसकी संरचना हमने कल पढ़ी थी, पिछली वीडियो में पढ़ी थी, तो ये हमारा जो परागकण था कुछ समय पश्चात शर्करा को अवशोषित करके, शर्करा को ग्रहण करके फूल जाता है। फूलने के पश्चात इस प्रकार से एक नली हमें निकली हुई दिखाई देगी प्रत्येक परागकण में। प्रत्येक परागकण में ऐसी नली हमें दिखाई देगी तो हम कह सकते हैं ये संरचना नर युग्मोद्भिद कहलाएगी। कह सकते हैं कि भाई यही संरचना नर युग्मोद्भिद है। क्यों है? क्योंकि परागकण अंकुरित हो चुके हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अपना जो टॉपिक था नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं उसका परिवर्धन। तो हम इसके परिवर्धन को डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अपना टॉपिक होगा नर
युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन अर्थात परागकण कैसे अंकुरित होंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो पादप है, पहले छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जो हमारे परागकण हैं, ये हमारे जो परागकण हैं, इनका विकास, इनमें नलिका कैसे बनेगी, इसके लिए इसका परिवर्धन 2 चरणों में होता है। नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। बात कर रहे हैं हम नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण और नंबर होता है 2 द्वितीय चरण। अब इन दोनों चरणों में परागकण कैसे अंकुरित होंगे, चलो हम इसके बारे में समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलो तो हम पढ़ते हैं भाई नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, कि नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। कौन कौन से चरण, हम नाम लिख देते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। भाई ये चरण क्या होते हैं, इनमें नर युग्मोद्भिद कैसे बनेंगे, चलो तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक छोटा सा कॉमन चित्र लेते हैं हम, फिर से हम कोई भी फूल बनाते हैं। ये फिर से मैं एक गुलाब का फूल बना देता हूँ, क्योंकि गुलाब के फूल में हमें परागकण आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में। नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। कॉमन सा एक गुलाब का फूल हमने बनाया है। इस गुलाब फूल में हम क्या देखते हैं, प्रथम चरण को देखते हैं। प्रथम चरण क्या होता है। अब प्रथम चरण में क्या होता है, जो हमारे परागकोश हैं, जैसे हमने परागकोश की संरचना पढ़ी थी, ये हमारा परागकोश बन गया, इसकी संरचना पड़ी थी। हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण की। इस चरण में क्या होता है, प्रथम चरण सामान्य रूप से परागकोश के अंदर ही कंप्लीट होता है, अर्थात परागण क्रिया की जो डेफिनेशन थी, परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागण कहलाता है। तो जो प्रथम चरण है वो परागण क्रिया से पहले ही कंप्लीट होता है, अर्थात इसमें जो परागकण होते हैं वो परागकण परागकोश में बंद रहते हैं। ठीक है भाई, प्रथम चरण के बारे में बात करते हैं। यह चरण परागण क्रिया से पहले संपन्न होता है। ठीक, इस चरण में परागकण परागकोश के अंदर ही बंद रहते हैं। 2 बात हो गई। अब परागकोश के अंदर बंद है, लेकिन उनका विकास और परिवर्धन तो होता रहता है। वो बाहर आने के लिए उत्साहित होते हैं कि मुझे बाहर निकालो। तो परागकण परागकोश के अंदर बंद हैं। अब क्या करते हैं, उनके अंदर विकास परिवर्तन उनका होता रहता है। तो चलो मैं एक परागकण की संरचना को पुनः निकालता हूँ। तो मैंने ये परागकण एक निकाल लिया भाई, इसमें से परागकोश में से एक परागकण मैंने बाहर निकाल लिया। अब प्रथम चरण में क्या होता है कि परागकोश के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। जो इसकी कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिका बन जाती है। एक कोशिका तो बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी होती है। बात कर रहे हैं प्रथम चरण की। यह चरण परागण क्रिया से पहले संपन्न होता है। इस क्रिया में परागकण परागकोश में ही बंद रहते हैं। परागकोश में परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है, जिसके दौरान परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक तो बड़ी कोशिका बनती है, उसको हम कहते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है, 2 कोशिकाएं बन गई। बड़ी कोशिका नाम क्या रख दिया, एक तो बड़ी कोशिका बनी, उसका नाम रख दिया मैंने कायिक कोशिका। एक छोटी कोशिका बनी, जिसका नाम मैंने रख दिया जनन कोशिका।
इतना सा काम होता है जो होता है प्रथम चरण में। ठीक है, कंप्लीट हो गया भाई प्रथम चरण। अब बात करते हैं द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या होगा? द्वितीय चरण में इसके विपरीत क्रिया होती है। क्या होगी कि भाई प्रथम चरण में जो परागकण पुष्प के अंदर परागकोश में बंद हैं, परागण क्रिया से पहले ये चरण कंप्लीट हो रहे हैं, तो द्वितीय चरण होगा परागण क्रिया के पश्चात। अर्थात अब बनाता हूं मैं दूसरे पुष्प की एक वर्तिका। ये मादा जननांग स्त्री केसर की हमने संरचना बनाई। अब बात कर रहे हैं द्वितीय चरण की। इसमें क्या होता है? द्वितीय चरण परागण क्रिया के पश्चात प्रारंभ होता है। प्रथम चरण तो परागण क्रिया से पहले कंप्लीट हुआ था। ये क्या है? यह चरण परागण क्रिया के पश्चात प्रारंभ होता है। जब परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ चले गए? पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले गए। वर्तिका पर चले गए। हमने प्रयोग में बताया था कि परागकणों को अगर शर्करा विलयन मिल जाता है तो परागकण उसे अवशोषित करके फूल जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। जैसे ही परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वर्तिका द्वारा तरल लसलसा पदार्थ स्रावित किया जाता है। उस तरल लसलसे पदार्थ में स्टार्च अधिक होता है, तो स्टार्च को परागकण अवशोषित करके आकार में फूल जाते हैं। भाई परागकण उसको आकर्षित करके अवशोषित कर लिया और आकार में फूल गए। अब फूलने के पश्चात हमने क्या पढ़ा था? प्रथम चरण में 2 कोशिकाएं बनी थी, कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी बनी थी? जनन कोशिका। फिर से एक परागकण की संरचना बनाते हैं भाई। ये परागकण की संरचना मैंने बना ली। 2 कोशिकाएं हैं, एक तो कायिक कोशिका हो गई और दूसरी जनन कोशिका हो गई। अब क्या होता है? द्वितीय चरण में जो कायिक कोशिका होती है वो सामान्य रूप से पराग नलिका का निर्माण करती है। बाह्य चोल इसको चोलकर बाहर आ जाती है। तो कह सकते हैं जो कायिक कोशिका होती है कायिक कोशिका पराग नली बनाएगी। कायिक कोशिका ने पराग नली बना दी। अब हमारे पास कौन सी बची? हमारे पास बची जनन कोशिका। अब जनन कोशिका इसमें क्या होगा? इसमें दुबारी से समसूत्री विभाजन होगा। दुबारी से विभाजन होने के पश्चात इसमें 2 नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, 2 नर युग्मक बनेंगे। ये दोनों नर युग्मक पराग नलिका में प्रवेश करे जाएंगे। कायिक कोशिका द्वारा कायिक कोशिका के जो केंद्रक थे वो कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएंगे। कायिक कोशिका कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएगी। उसने केवल पराग नलिका को निर्मित किया है। ठीक है, उसके बाद जनन कोशिका में विभाजन होने से 2 नर युग्मक बनते हैं। 2 नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक पराग नलिका में आ जाते हैं और पराग नलिका में दोनों नर युग्मक आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका अंकुरण हो गया। अंकुरण होने से दोनों नर युग्मक पराग नलिका में आ जाते हैं। तो अंकुरित नलिका युक्त एवं नर युग्मकों युक्त परागकण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। तो आज हमने समझा कि नर युग्मोद्भिद क्या है। तो हमें दोनों चरणों से स्पष्ट हो गया कि भाई नर युग्मोद्भिद ऐसे प्राप्त होता है। नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जब द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाता है तो पराग नलिका निर्मित होती है। जनन कोशिका 2 नर युग्मकों को बनाती है। दोनों नर युग्मक पराग नलिका में आ जाते हैं। दोनों नर युग्मकों युक्त पराग नलिका ही नर युग्मोद्भिद कहलाती है। तो ये तो हमारे दोनों चरण थे जिनकी सहायता से हमने नर युग्मोद्भिद की संरचना को समझा। चलो अब अच्छे से डायग्राम की सहायता से इसे और अच्छे से समझते हैं। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण की क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता, यह चरण परागण क्रिया से पहले संपन्न होता है। अर्थात परागकण परागकोश में ही बंद रहते हैं। परागकणों की वृद्धि एवं विकास परागकोश में ही होती है। परागकोश
में बंद परागकण वृद्धि और विकास करते हैं। तीसरी बात, परागकणों में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है और छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। क्लियर है। चौथी विशेषता, परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। जब दो कोशिकाएं बन जाती हैं तो परागकण द्विकोशिकीय अवस्था और द्विकेंद्रीय अवस्था में आ जाता है। नंबर 5, इस अवस्था में ही अब परागण की क्रिया संपन्न होती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे परागण, यहाँ तक जो तीसरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट है परागण द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रीय अवस्था में आ जाता है, यहाँ तक क्लियर है। अब चौथी जो पांचवी विशेषता आती है, इसमें क्या है, इस अवस्था में अब परागण की क्रिया प्रारंभ होती है। परागकण अब परागण क्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार जैसे ही परागकण परागकोश को छोड़कर दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाएंगे तो कौन सा चरण आ जाएगा, दूसरा चरण आ जाएगा। तो प्रथम चरण में ये सारी विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में। जो बड़ी कोशिका होती है वो कायिक कोशिका कहलाती है, उसमें कौन से विभाजन होते हैं और किस चीज़ का निर्माण होता है। छोटी जनन कोशिका कहलाती है, इसमें पुनः विभाजन होता है और नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं कायिक कोशिका के बारे में। कायिक कोशिका क्या होती है और उसकी विशेषता क्या होती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, इसका केंद्रक प्रारंभ में बड़ा गोलाकार होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो अनियमित आकार में बदल जाता है। तीसरी, कायिक कोशिका वृद्धि कर पराग नलिका का निर्माण करती है। हमें यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो है पराग नलिका का जो निर्माण होता है वो कायिक कोशिका के द्वारा होता है। अब बात करते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका आकार में छोटी लेंस के समान होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो आकार में वृद्धि कर गोल हो जाती है, गोल रूप में दिखाई देती है। इस कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये प्रथम चरण में कंप्लीट होती है। अब परागकण सामान्य रूप से द्वितीय चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात परागण क्रिया उसकी होने लगती है। परागण क्रिया के पश्चात किस प्रकार से उसका अंकुरण होता है ये देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या होता है। द्वितीय चरण की भी कुछ विशेषता होती है। क्या क्या विशेषता होती है। नंबर 1, यह चरण परागण प्रक्रिया के बाद संपन्न होता है, अर्थात जब परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्तिका पर आ जाते हैं तब द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। नंबर 2, इस चरण में कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। हमने बताया था कायिक कोशिका वृद्धि कर पराग नलिका बनाती है। उसके बाद क्या होगा, जनन कोशिका द्वारा निर्मित जनन कोशिका थी, उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने से नर युग्मक बनते हैं, कि हमने जनन कोशिका में बताया था। तो क्या करेंगे, जनन कोशिका द्वारा निर्मित दोनों नर युग्मक पराग नलिका में आ जाते हैं। भाई पराग नलिका में आ गए। भाई कायिक कोशिका में भी तो केंद्रक होता है, उसके भी तो परागकण पराग नलिका में आते हैं, आते बिल्कुल हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात कायिक कोशिका के केंद्रक स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। केवल पराग नलिका में जनन कोशिका द्वारा निर्मित नर युग्मक ही आ पाते हैं। क्लियर है। अब हमारी पराग नलिका बन गई, उसमें नर युग्मक भी आ गए। अब क्या करेगी, चौथी विशेषता में पराग नलिका वृत्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करने लगती है। तो इस प्रकार हमारा प्रथम और द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के पश्चात हमें क्या सिद्ध होता है, हमें सिद्ध होता है कि परागण के अंकुरण से बनी, अर्थात परागकणों के अंकुरण से बनी नलिका युक्त नर युग्मकों युक्त संरचना ही क्या कहलाती है, नर युग्मोद्भिद कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना नर युग्मोद्भिद का विकास, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। चलो अब इसके हम अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगातार पढ़ते रहें।
चलो तब हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम में हमने क्या बनाया, हमने बनाई परागकण की संरचना। परागकण की संरचना हमने बनाई, बाह्य चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र जो परागकण में पाए जाते हैं। हमने परागकण की संरचना में ये चीज़ें सीखी थी। अब क्या होता है कि परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान दो कोशिकाएं बनती हैं। बड़े आकार वाली कोशिका क्या कहलाई, कायी कोशिका कहलाती, और छोटी आकार की कोशिका क्या कहलाती, जनन कोशिका कहलाती है। ये बड़ा आकार है कोशिका का तो क्या कहलाई, कायी कोशिका। ये छोटी कोशिका है, ये क्या कहलाई, जनन कोशिका कहलाई। कायी कोशिका इस जनन छिद्र से बाहर निकलकर इसका निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। जनन कोशिका इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने से इसका केंद्रक दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये परागकण उड़कर कहाँ चला जाता है, पुष्प की वर्तिकाग्र में चला जाता है। पुष्प की वर्तिकाग्र पर गया, शर्करा को अवशोषित किया। अवशोषित करने से क्या हुआ, जो कायी कोशिका थी वो पराग भित्ति को तोड़कर बाहर एक लंबी नली रूपी संरचना का निर्माण करती है, जो क्या कहलाती है, पराग नलिका कहलाती है। ठीक है, अब जो जनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने से उसका केंद्रक दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। ये दोनों नर युग्मक पराग नलिका में आ जाते हैं। पराग नलिका में आ गए तो अब परागकणों का अंकुरण हो गया, पराग नलिका निर्मित हो गई। पराग नलिका में नर युग्मक आ चुके हैं। अब ये नलिका युक्त पराग नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। अब ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर वृद्धि करती है, जिसमें दो नर युग्मक होते हैं। तो आज हमने पढ़ा इस वीडियो में परागकण की नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास। तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। इससे आने वाली अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इसलिए आप लगातार हमारी इस वीडियो को देखते रहें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, जिससे पता तो चले आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, अच्छी वीडियो लगी या नहीं लगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू।